ओके, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम आप आगे आ जाओ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के डिफरेंट प्रोसेस डिस्कस किए थे। कौन कौन से प्रोसेस थे? बाइनरी फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, जो कि मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आप लोगों ने फिर भी नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना, जो भी डायग्राम वाले प्रोसीजर हैं उनको लाजमी करना है। आज का जो हमारा पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे होती है, किन प्रोसेस के थ्रू होती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ अफेक्ट होती है। सबसे पहले फैक्टर हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिएंट्स का। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और डिफरेंट मिनरल्स। ठीक है, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें कुछ जनरल न्यूट्रिएंट्स हमारे पास ये हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है फैक्टर टेम्परेचर का। जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने ग्रो करवाना है ना, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। कुछ को हाई टेम्परेचर चाहिए, कुछ को लो टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर की बेस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आ जाता है साइक्रोफाइल्स, दूसरा हमारे पास आ जाता है मीजोफाइल्स, थर्ड हमारे पास आ जाता है थर्मोफाइल्स। अच्छा, फाइल्स का मतलब होता है लविंग। ठीक है, ये तो आप लोग याद रखना है। थर्मो का मतलब हुआ हीट। तो ये जो थर्मोफाइल्स होते हैं ये हीट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब कि इनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई हॉट टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास आ गया मीजोफाइल्स। मीजो का मतलब है मॉडरेट और फाइल्स का क्या मतलब है? लविंग। मतलब कि इनको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, ना तो ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। थर्ड जो है हमारे पास वो है साइक्रोफाइल। साइक्रो मीन्स कोल्ड और फाइल्स मीन्स लविंग। कोल्ड लविंग मतलब इनको थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, हॉट टेम्परेचर नहीं चाहिए होता। टेम्परेचर की बेस पे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कोल्ड लविंग, मॉडरेट लविंग और हीट लविंग। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है, उसको किस टाइप का टेम्परेचर चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है पीएच का। पीएच का पता है क्या होता है? पीएच एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी बेस पे हम किसी भी इन्वायरमेंट की एसिडिटी और बेसिसिटी को कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा इन्वायरमेंट एसिडिक है या बेसिक है। इसको हम पीएच के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पीएच में हमारे पास वैल्यूज होती हैं 0 से लेके 14 तक और मिड में हमारे पास होता है 7। ठीक है, जिस इन्वायरमेंट की पीएच 0 से 7 तक है वो होगा एसिडिक इन्वायरमेंट। ठीक है, और जिसकी पीएच 7 से 14 है वो होगा बेसिक इन्वायरमेंट। पीएच की समझ आ गई? क्या होता है, क्या होता है पीएच? मुनीफ, पीएच क्या होता है? जिसकी बेस पे हम इन्वायरमेंट को चेक करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। पीएच की वैल्यू होती है हमारे पास 0 से लेके 14 तक। ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 से 7 के दरमियान में होगी वो एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, और जिसकी वैल्यू 7 से 14 के दरमियान में होगी वो बेसिक इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को की ग्रोथ पर भी डिपेंड करता है कि उनको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए या बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए। इसलिए हम इन्वायरमेंट की पीएच चेक करते होते हैं कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस एनवायरनमेंट में ग्रो करवाना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी का फैक्टर। हम लोगों ने पढ़ा था एरोबिक और एनारोबिक के बारे में। एरोबिक कौन से होते हैं? जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, और एनारोबिक, एन से आप लोगों ने याद रखना, एन का मतलब होता है नो, जिनको नहीं चाहिए होती। एनारोबिक जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, वो ऑक्सीजन के बगैर भी ग्रो कर जाते होते हैं। कुछ एरोबिक होते हैं जो कि जस्ट ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ एनारोबिक होते हैं जो ऑक्सीजन के बगैर भी ग्रो कर जाते हैं। कुछ होते हैं हमारे पास फैकल्टेटिव एनारोब्स।
फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब है कि अगर ऑक्सीजन, ये दोनों तरह के इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके रिप्रोड्यूस करेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये वैसे ही रिप्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, ये आगे हमारे पास डिवीजन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और किसको नहीं रिक्वायर्ड होती। इसके बाद हमारे पास एक और फैक्टर आ जाता है वाटर अवेलेबिलिटी का। वाटर अवेलेबिलिटी से भी पता चल रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हाई वाटर फ्लो चाहिए होगा, वाटर की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट वाटर भी ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स के जस्ट नेम आप लोग याद रख लो, आगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, बहुत ईजी है। न्यूट्रिएंट्स में हमने न्यूट्रिएंट्स के नेम बता दिए। जनरल हमारे पास कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड डिफरेंट मिनरल्स। सेकेंड हमारे पास टेम्परेचर आ गया, हॉट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट चाहिए या कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी, कुछ को वाटर फ्लो हाई चाहिए होता है ताकि वो ग्रो कर सकें, कुछ वाटर के बगैर भी ग्रो कर जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, आप लोगों ने जनरली देखा हो कभी अपने एनवायरनमेंट में? एल्जी, फंगस आपने देखा ना ग्रीन कलर का, जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ वो ग्रो कर जाता होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, एग्जाम्पल्स आप लोग पेपर में लिख सकते हो, आपने अपने एनवायरनमेंट में देखी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीएच। पीएच की बेस में हम डिसाइड करते हैं कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए और किसको बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए। उसके बाद ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोबिक एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे, किसको ऑक्सीजन चाहिए और किसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और कुछ तो वैसे ही हर एनवायरनमेंट में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ये थे हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जनरेशन टाइम। ये सारी हमारे पास जो माइक्रोबियल ग्रोथ है ना, उसी के फैक्टर्स, उसी के प्रोसेसेस, उसी की टर्म्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। एक और टर्म हमारे पास आ जाती है जनरेशन टाइम। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को डबल होने में जितना टाइम लगता है ना, उसको हम लोग कहते हैं जनरेशन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, टाइम रिक्वायर्ड टू डबल ए पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट करें आप लोगों के पास 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक पॉपुलेशन में, इसका डबल क्या होगा 10। तो 5 से 10 होने में जितना टाइम लगेगा ना, वो टाइम हमारे पास होगा जनरेशन टाइम। ठीक है, जनरेशन टाइम के बाद हमारे पास आ जाता है एक माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। यहाँ पे बनाते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोइंग फेज में उस पर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ स्टेजेस होती हैं। एक आ जाती है लैग फेज, दूसरी आ जाती है लॉग फेज, देन स्टेशनरी फेज, उसके बाद डेथ फेज। इसको मैं आप लोगों को एक कर्व के थ्रू समझाती हूँ। अच्छा, अब आप ये देखो, ये आपके पास एक ग्राफ है। सबसे पहले हमारे पास आती है लैग फेज। लैग फेज में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर हो रहे होते हैं डिवीजन के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर हो रहे होते हैं, एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रहे होते हैं, अपने एंजाइम्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं जो उनको डिवीजन में चाहिए। ठीक है, प्रिपेयर एंजाइम्स एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। सिंपली आप लोगों ने ये याद रखना है कि लैग फेज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं डिवीजन के लिए। लैग फेज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास लैग फेज के अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट प्रिपेयर हो रहे हैं लेकिन उनकी डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, ये हमारे पास लैग फेज है। सेकेंड हमारे पास आ जाती है लॉग फेज। लॉग फेज में हमारे पास डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होगी तो ग्रोथ ज़्यादा होनी शुरू होगी ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कि हमारे पास ग्रोथ
ज़्यादा हो रही है, ठीक है। वीएन स्टार्ट एंड ग्रोथ इंक्रीजेस, ये हमारे पास कौन सी फेज है? लॉग फेज, ग्रोथ फेज भी इसको कह सकते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास थर्ड पे स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है? रुक जाना। इस फेज में बेसिकली होता ही है कि नंबर ऑफ सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ न्यू सेल्स, वो इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ डाइंग सेल्स के। आप लोगों को पता है नॉर्मली भी अगर ह्यूमन बॉडी को भी डिस्कस करें, कुछ हमारे पास जो पुराने सेल्स होते हैं वो डेड हो रहे होते हैं और आगे से नए सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में भी कुछ सेल्स डेड हो रहे होते हैं, साथ ही न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इस प्रोसेस के दौरान एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे नंबर ऑफ डाइंग सेल्स और नंबर ऑफ न्यू सेल्स इक्वल हो जाते हैं, कि जो नए सेल्स बन रहे हैं उनकी तादाद और जो सेल्स डेड हो रहे हैं उनकी तादाद इक्वल हो जाती है। तो वहाँ पे हर चीज़ थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है, लाइक वो इक्वल हो जाता है। तो इक्वालिटी को, स्टेशनरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि वो दोबारा से इक्वल हो गया, ये जा रही थी और ये थोड़ा सा ऐसे इक्वल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी फेज है? स्टेशनरी फेज। उसके बाद आ जाती है डेथ फेज। डेथ फेज से क्या लग रहा है? यहाँ पे सेल्स की डेथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही डेथ, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था? ग्रोथ इंक्रीज हो रही थी क्योंकि न्यू सेल्स बन रहे थे। जैसे ही डेथ स्टार्ट होगी तो हमारे पास क्या होगा? ग्रोथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। समझ आ गई है? ये हमारे पास कौन सी फेज थी? लैग फेज। इस फेज में क्या होता है? सेल्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं। ये हमारे पास कौन सी फेज थी? लॉग फेज, जहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। थर्ड पे हमारे पास स्टेशनरी फेज में क्या होता है? क्योंकि नंबर ऑफ डाइंग सेल्स और नंबर ऑफ न्यू सेल्स इक्वल हो जाते हैं। ये हमारे पास कौन सी स्टेज है? डेथ फेज में क्या होता है? सेल्स डेथ स्टार्ट हो जाती है और हमारे पास जो है उसकी पॉपुलेशन वो डिक्रीज हो जाती है। इस कर्व की समझ आ गई है? ये थी हमारे पास माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स पे। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में हमारे पास आ जाता है हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज, और क्या आ जाता है? आइसोलेशन प्रोसीजर्स, environmental cleaning, respiratory hygiene, safe injection procedures। अब आप लोग ये देखें, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिससे हम डिजीज इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम खुद को कैसे सेव कर सकते हैं इन्फेक्शन होने से, ठीक है। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन का आप सबको पता है, ठीक है। हैंड हाइजीन में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग एटलीस्ट, एक ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम लोग, अच्छा जो ऑप्शन है कि हम लोग वाटर और सोप को यूज़ करते हैं, अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश करें एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। इन केस आपके पास वाटर या सोप नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करें, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स। किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ करने से पहले, यूज़ करने के बाद, किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले, करने के बाद आप लोगों ने हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़। ये आई थिंक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में हमारे पास आ जाता है जैसे कि ग्लव्स होते हैं, कैप्स होती हैं, मास्क होते हैं, गाउन्स होती हैं, इसके अलावा गॉगल्स होते हैं। ये सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, स्पेसिफिक प्रोसीजर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। कुछ प्रोसीजर्स में हमें जस्ट ग्लव्स यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ प्रोसीजर्स में हमें मास्क एंड गाउन सारा कुछ यूज़ करना पड़ता है। तो जिस तरह के भी आपने प्रोसीजर यूज़ करना है, आपने
उससे पहले इन इक्विपमेंट्स का यूज़ लाजमी करना है। थर्ड हमारे पास आते हैं आइसोलेशन प्रोसीजर्स। आइसोलेशन का क्या मतलब है? आइसोलेट, अलहदा होना, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो माइक्रोबियल कल्चर्स होते हैं, कल्चर का पता है ना, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवा रहे होते हैं, ठीक है, उसमें से हम किसी एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने आइसोलेट करना होता है, उसमें से अलहदा करना होता है। तो उस अलहदा करने से पहले हमने जिस तरीके से उस इक्विपमेंट को हैंडल करना है, तो हमें उससे पहले भी अपनी हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा। जिस तरह से हैंडल करना है, जिस इक्विपमेंट को हैंडल करना है, उसकी प्रॉपर हमें स्टेरिलाइजेशन करनी चाहिए ताकि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल क्लीनिंग। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग में बेसिकली आ जाता है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, कि अपनी इन्वायरमेंट में हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं उन सबको अच्छे से स्टेरिलाइज या डिसइंफेक्ट कर लें ताकि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद आती है रेस्पिरेटरी हाइजीन। रेस्पिरेटरी मीन्स रेस्पिरेशन के रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको लंग्स इशू है, किसी को रेस्पिरेटरी इशू है, तो हमें चाहिए कि हम उनको बाकी जो नॉर्मल हेल्दी पीपल हैं उन तक इन्फेक्शन पहुंचने से प्रिवेंट करें। अगर किसी को कफिंग या स्नीजिंग का मसला है तो उसे चाहिए कि प्रॉपरली वो टिश्यू पेपर या कोई भी क्लॉथ यूज़ करके कफिंग के दौरान अपने फेस को कवर करे, अपने नोज को कवर करे, तो जो टिश्यू वो यूज़ करेगा उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करे ताकि इन्फेक्शन दूसरे तक ना पहुंचे, ठीक है। रेस्पिरेटरी हाइजीन में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह की हाइजीन यूज़ करें कि इन्फेक्शन हेल्दी पीपल तक ना पहुंच सके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेफ इंजेक्शन प्रोसीजर्स। जब भी हम किसी लैब वगैरह में वर्क कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे होते हैं, एक एक सिरिंज या एक इंजेक्शन जो है हमारे पास, हम एक ही पेशेंट पे यूज़ करते हैं। कभी भी एक इंजेक्शन या एक सिरिंज किसी दूसरे पेशेंट पे यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है इन्फेक्शन को ट्रांसफर करने का। एक दफ़ा आपने पेशेंट पे यूज़ किया है, अब उसे प्रॉपरली फ़ौरन से डिस्पोज ऑफ कर दो। उसके बाद हमारे पास कुछ और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है इसमें हमारे पास आ जाता है वेस्ट मैनेजमेंट, पेशेंट प्लेसमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। अब जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स में वर्क करते हुए हम लोग किस तरह से क्लीनिंग करते हैं। रेस्पिरेटरी हाइजीन में हमारे पास डिस्पोज ऑफ मटेरियल्स होते हैं, इंजेक्शन प्रोसीजर्स में हमारे पास डिस्पोज ऑफ मटेरियल्स होते हैं। अब जो भी हम मटेरियल डिस्पोज ऑफ करते हैं उसके लिए एक प्रॉपर जगह होती है कि हमें उसे फौरी तौर पे वहाँ हेल्थ केयर सिस्टम से उठा के प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ जगह पे भेजें। लाइक वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट जो हमारे पास पड़ा होता है उससे भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए उसकी प्रॉपरली मैनेजमेंट ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आता है पेशेंट प्लेसमेंट। अब हॉस्पिटल्स वगैरह में, डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स में हमारे पास पेशेंट्स होते हैं। इन केस आप ऐसे समझें, अगर हमारे पास एक डिजीज़ के पेशेंट्स हैं तो हमें चाहिए कि उस डिजीज़ के पेशेंट्स को सेपरेटली एक जगह पे बिठाएं और ताकि वो डिजीज़ दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र ना हो। जिस तरह की डिजीज़ है, जो सेम पेशेंट्स हैं, सेम डिजीज़ वाले हैं, उनको हम सेपरेट बिठाएं ताकि वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र ना हो। सारे पेशेंट्स को इकट्ठा नहीं बिठाते, ठीक है। उसके बाद रहती है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हेल्थ केयर वर्कर्स को हम प्रॉपर ट्रेनिंग दें कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं और उनको कैसे, इन्फेक्शन को कैसे अवॉइड किया जाता है प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हुए, ठीक है। उसके बाद आती है सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग। जैसे सर्वेज वगैरह होते हैं, नॉर्मली आप लोगों को भी देखा होगा, घरों में सर्वेज वगैरह के लिए आते होते हैं गवर्नमेंट के लोग। तो वो सर्वेज इसीलिए होते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस इन्वायरमेंट में, किस स्पेसिफिक जगह पे कौन सा इन्फेक्शन फैला हुआ है, ताकि हम वहाँ के लोगों को सेव कर सकें प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू। इसके लिए सर्वेज और रिपोर्टिंग ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद रहती है वैक्सीनेशन। कुछ हमारे पास डिजीज़ होती हैं जिनकी वैक्सीनेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है और लगती भी होती है, जैसे हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है।
तो जिन डिजीज़ की हमारे पास वैक्सीनेशन मौजूद है, हमें चाहिए कि वो अर्ली एज में या जिस भी एज में हमने लगवानी है हम लाजमी लगवाएं, ताकि हम उस इन्फेक्शन से बच सकें। ये थे हमारे पास सारे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जो आप लोगों को सारे पता हैं। जिससे आप लोगों ने नेम वाइज याद रखना है कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, आगे चाहे आप लोग अपनी लैंग्वेज में उसको डिस्कस कर लो, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर में माइक्रोबियल ग्रोथ के फैक्टर डिस्कस किए, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल डिस्कस किए, इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लो।